वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम दो टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। पहला है स्टेट फाइनेंसेस और दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में इनके आने की संभावना है। तो ये दोनों टॉपिक आप अच्छे से समझिएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपको जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बेहतर तरीके से समझा दें। पहला जो टॉपिक है वो है स्टेट फाइनेंसेस। देखिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने जनवरी 2026 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी जिसका नाम था पब्लिकेशन ऑन स्टेट फाइनेंसेस 2023-24। स्टेट के फाइनेंसेस, स्टेट के फिस्कल कंडीशन के लिए ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी और इसमें 28 स्टेट्स जो हैं उनका एक ऑडिट रिपोर्ट था उनके फिस्कल कंडीशन के ऊपर। इसके अलावा इसमें पिछले 10 साल 2014 से लेकर 2024 तक का एक एनालिसिस भी दी गई थी कि किस तरीके से स्टेट्स का फाइनेंसेस जनरेट हुआ और किस तरीके से उसमें एक्सपेंडिचर हुआ है। तो देख लेते हैं फिस्कल पोजीशन क्या रही इस रिपोर्ट के आधार पर स्टेट्स की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट रहा स्टेट्स का, उनमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रिसिप्ट में स्टेट्स का खुद का टैक्स रेवेन्यू था। ये लार्जेस्ट कंपोनेंट था उनका। मतलब उनके अगर टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हुई है उसका 47% उनका ओन टैक्स रेवेन्यू से आया है। बाकी का 28% जो यूनियन टैक्स लगाती है उसके बाद उसको स्टेट्स के साथ शेयर कर देती है, उससे आया है। 17% का ग्रांट इन एड था और 8% का स्टेट्स के ऐसे रेवेन्यू थे जो नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाते हैं। मतलब जो टैक्स रेवेन्यू के अलग से जो रेवेन्यू जनरेट करती है स्टेट, उससे आया है। एक और रिपोर्ट में बताया गया है कि जो स्टेट्स का यूनियन टैक्सेस में शेयर होता था वो 2014 के टाइम पे लगभग 21.34% था। अब बढ़ के वो 29.77% हो चुका है 2023-24 के टाइम पर। इसका मतलब यूनियन टैक्सेस में स्टेट्स का शेयर बढ़ रहा है। स्टेट का एक्सपेंडिचर देख लेते हैं तो बताया गया है कि अगर ये लास्ट के जो 10 सालों का हम इवैल्यूएशन करते हैं तो पता चलता है कि लगभग कंबाइंड जो ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसका लगभग 16% से लेके 18%, 17.5% के बीच में ये टोटल जो है बजट बना रहे हैं अपने जीडीपी का। मतलब टोटल जीडीपी का लगभग 16% से लेके 17.5% तक का ये बजट फॉर्म कर रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देख लेते हैं। टोटल स्टेट्स जितना अपना पैसा खर्च करती है वो दो तरीके के एक्सपेंडिचर होता है। एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो सभी स्टेट लगभग 80 से 87% तक अपना रेवेन्यू पे एक्सपेंडिचर करते हैं और इसमें भी से भी 50% से ज़्यादा खर्चा उनका कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है। कमिटेड एक्सपेंडिचर का मतलब कि जो पहले से फिक्स्ड है, जिसमें चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे सैलरी, पेंशंस, इंटरेस्ट पेमेंट और सब्सिडीज़, ये पहले से फिक्स्ड होती हैं। और इनमें से भी सबसे ज़्यादा जो अगर खर्चा होता है तो होता है इंटरेस्ट पेमेंट पे। तो यहाँ ये याद रखने वाली बात है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80 से लेकर 87% है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 13 से लेकर 20% तक है। 18 जो स्टेट्स हैं उनका फिस्कल डेफिसिट 3%, उनकी कुल जीडीपी से 3% से ज़्यादा है। तो ये लिमिट ज़्यादा है। जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो हमारे टारगेट्स थे 2003 के फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM एक्ट के, उससे ही ज़्यादा है। रीज़न क्या रहा है इसका? क्यों जो स्टेट फाइनेंसेस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ रहा है और उनका जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ रहा है। उसके सबसे बड़ा रीज़न वो है कैश ट्रांसफ़र। जो इलेक्शन के टाइम पे फ्री बाइज के रूप में स्टेट्स द्वारा जो कैश ट्रांसफ़र, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, इसके वजह से जो उनका फिस्कल डेफिसिट है वो लगातार, फिस्कल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इसके वजह से फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ रहा है। इसके वजह से हाई डेप्ट भी हो रहा है, स्टेट्स को ज़्यादा कर्जा लेना पड़ रहा है। तो जब ज़्यादा कर्जा लेना पड़ता है तो उनके अपने रेवेन्यू से अधिक मात्रा में इंटरेस्ट, ब्याज पे जो डेप्ट लेती हैं, डेप्ट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो हाई मात्रा में इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। तो मैक्सिमम उनका जो रेवेन्यू है वो चला जाता है इंटरेस्ट पेमेंट पे। इसके वजह से उन्हें अपने प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर को काटना पड़ता है, कट करना पड़ता है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे उनके पे खर्च करने के लिए उनके पास इतना रेवेन्यू बचता नहीं है। कुल अगर हम देख लेते हैं कंबाइंड सारे स्टेट्स का कंबाइंड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट देख लेते हैं तो वो लगभग 3.2% बढ़ चुका है। 2022 में 2.6 था, मतलब कि ये भी बढ़ रहा है। यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं कि पिछले 3 से 4 सालों में जो कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट है स्टेट्स का वो बढ़ गया है। तो यस, ये बढ़ गया है, हम लोग डेटा से भी देख रहे हैं।
टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा खर्चा, 80 से 87% तक खर्चा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लगभग 13 से 20% तक खर्चा स्टेट्स कर रहे हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। प्रीलिम्स में ऐसे फैक्ट्स यूपीएससी दे देता है। अगला जो टॉपिक है इसमें है रेवेन्यू ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रिवीजन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? ये बेसिकली 2011 से मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन द्वारा इसको निकाला जा रहा है। ये बेसिकली एक बास्केट बनाई जाती है जो कि कुछ सिलेक्टेड गुड्स होते हैं, सिलेक्टेड सर्विसेज होती हैं जो जनरल हाउस होल्ड्स यूज़ करता है पर डे के कंजम्पशंस में। तो उसको जब उसमें जो इन्फ्लेशन को नापते हैं, उसमें कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, कितनी वृद्धि हो रही है, तो उसको जब नापते हैं उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। तो ये बेसिकली 3 तरीके से नापे जाते हैं। इसका वैल्यूएशन होती है। पहली होती है रूरल, सीपीआई रूरल होता है, एक सीपीआई अर्बन होता है, एक सीपीआई कंबाइंड होता है। तो सीपीआई कंबाइंड में रूरल और अर्बन हाउस होल्ड दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। इसे हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। इसका बेस ईयर क्या है? इसका बेस ईयर 2010 था, क्योंकि 2011 से निकालना शुरू किया गया था तो 2010 था। अभी तक 2010 को ही बेस ईयर मानकर हम सीपीआई के इंडेक्सेस निकाल रहे थे। क्यों ज़रूरत पड़ी कि हमें सीपीआई का बेस ईयर 2010 से लेकर बढ़ाने की 2024 करने की? तो सबसे बड़ा उसका रीज़न ये है कि पिछले 14 सालों में इकोनॉमी में बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं। इनकम के लेवल में चेंजेस हुआ है, अर्बनाइजेशन में चेंजेस हुआ है, सर्विस सेक्टर में चेंजेस हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में चेंजेस हुआ है, लोगों के लाइवलीहुड में चेंजेस हुआ है। तो इसके वजह से ये स्ट्रक्चरल चेंज करना पड़ा, मतलब ये हमें सीपीआई में चेंज करना पड़ा। अगला दूसरा है कि जिससे कि हम बेटर, अगर हम 10-14 साल पहले के हिसाब से अगर हम डेटा के आधार पर हम अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेट करते रहेंगे तो बेटर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई का जो टारगेट रहता है 2% से लेकर 6% तक इन्फ्लेशन टारगेटिंग का, तो अगर हम बेटर तरीके से डेटा का हम इवेल्युएशन करेंगे, हमारे पास अच्छे डेटा होंगे, तो हम बेहतर तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन आरबीआई उस पर कर सकती है। की चेंजेस देख लेते हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं देख लेते हैं। 2012 वाला सीपीआई इंडेक्स था, उसमें 299 बास्केट में कुल कमोडिटीज़ होती थी, जबकि 2024 में 358 गुड्स को रखा गया है। दूसरा एक बड़ा चेंज हुआ है कि 2012 के टाइम पे जो चीज़ें थी जो बास्केट में रखी गई थी, जैसे वीसीआर, डीवीडी, वीसीडी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर्स, ऑडियो वीडियो कैसेट्स, वायर रोप्स होती थी, अब इनका यूज़ नहीं होता है, तो इनको बास्केट से हटा दिया गया। इनकी जगह पे कुछ नई चीज़ें रखी गई, जैसे रूरल हाउसिंग रखी गई है, ऑनलाइन मीडिया सर्विस प्रोवाइडर और स्ट्रीमिंग सर्विसेज जिसको ओटीआर भी बोलते हैं वो रखी गई हैं, ओटीआर प्लेटफॉर्म्स। डेयरी प्रोडक्ट्स रख दिए गए हैं, पेन ड्राइव्स और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क रखी गई है, बेबी सीटर्स रख दिए गए हैं, एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स रख दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें नई एडिशन इसमें किया गया है। इसके अलावा रूरल रेंट को भी शामिल किया गया है। इसके पहले सिर्फ ऑल इंडिया और अर्बन रेंट को शामिल किया जाता था, इस बार पहली बार रूरल रेंट को भी शामिल किया गया। तो ये कुछ चेंजेस रहे हैं जिसके वजह से सीपीआई में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। तो डेटा मॉस्पी का जो डेटा है वो ये बताता है कि इस समय जो सीपीआई का जो इंडेक्सिंग चल रही है वो 2.75 चल रही है। तो ये जिसमें से रूरल का 2.73 है और अर्बन का 2.77 है। अगर इसको हम कंबाइंड ले लेते हैं तो वो 2.75 है। तो ये सीपीआई के डेटा थे। मैं होपफुल हूँ कि आपको सीपीआई और जो पहला टॉपिक है हमारा वो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, जिसमें स्टेट फाइनेंसेस था वो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मैं होपफुल हूँ कि यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। थैंक यू।